छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे जैविक कारकों के बारे में। जैविक कारक किसी भी जीव के लिए एकल रूप में स्वतंत्र रहना मुश्किल होता है, इसलिए उसे दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है। ये संबंध पौधों से पौधों के बीच में हो सकते हैं, पौधों से जंतुओं के बीच में हो सकते हैं, या जंतुओं से जंतुओं के बीच में हो सकते हैं। जिन जैविक कारकों से जंतुओं को सहयोग मिलता है उन्हें सहयोगी कारक, तथा जिन कारकों से असहयोग मिलता है उन्हें असहयोगी कारक कहा जाता है। प्राणियों में पाए जाने वाले आपसी संबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अंतः जातीय संबंध अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, और दूसरे हैं अंतर्जातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस, जैसा कि आप लोगों को टेबल से ज्ञात हो रहा है। अंतः जातीय संबंधों को फिर चार भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया, सहयोगी असहयोगी। सहयोगी को चार भागों में बांटा गया और असहयोगी के दो पार्ट बनाए गए। तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंतर्जातीय संबंधों में पहले सहयोगी प्रकार का जो संबंध है वो है निवहीकरण या कोलोनाइजेशन। निवहीकरण का गुण मुख्य रूप से अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। सर्वप्रथम यह गुण प्रोटोजोअन्स में पाया गया है, उनके द्वारा इस प्रकार का जो है निवहीकरण अपनाया गया है। निवहीकरण घटना द्वारा ही स्पंजेस का विकास हुआ है तथा कायिक कोशिकाओं में श्रम विभाजन भी प्रारंभ हुआ है। निवही हाइड्रोजोन्स में श्रम विभाजन के साथ साथ बहुरूपता अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म की घटना भी पाई जाती है। सेकंड बिंदु है समूहीकरण या एग्रीगेशन। यह एक अस्थायी परिघटना है जिसमें विभिन्न प्राणी कुछ विशेष बाह्य परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली अस्थायी समूहन। इस प्रकार का समूह अस्थायी होता है जिसमें एक जाति में दूसरे जाति के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। समूहन एक धनात्मक अनुक्रिया है, जैसे मधुमक्खी, बर आदि रात्रि में विश्राम के समय साथ साथ आ जाते हैं, जबकि दिन में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसमें दूसरा है स्थायी समूहन। इस प्रकार का समूहन जटिल प्रकार का समूहन होता है। कीटों में सर्वाधिक विकसित प्रकार का समूहन पाया जाता है, जैसे दीमक और चींटियों में। प्रवास के समय विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं स्तनधारियों में होने वाला संबंध भी स्थायी प्रकार का संबंध होता है। समूहन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? समूहन के लाभ, पहला है उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल वैल्यू, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा भोजन का एकत्रण, चौथा लैंगिक प्रजनन, पांचवा घोंसलों का निर्माण, छठा श्रम विभाजन, सातवां आक्रमणकारी प्रवृत्ति जैसी टिड्डी में आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार के सहयोगी संबंध है सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्राणियों में अधिक या अत्यधिक विकसित प्रकार के संगठन एवं समाज निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे अपनी जाति की सुरक्षा, उत्थान एवं सफलता में सहायता मिलती है। अत्यधिक विकसित प्रकार का सामाजिक संगठन मधुमक्खी, चींटी, दीमक, वास्प आदि में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी में रानी, ड्रोन, श्रमिक पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का सहयोगी जो संबंध है वो है पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर। पैतृक रक्षण की घटना विभिन्न प्राणियों के विकास एवं उत्तरजीविता में एक महत्वपूर्ण जैविक कारक के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे प्राणियों का संगठन स्तर व आकार बढ़ता जाता है, उनमें पैतृक रक्षण की दर भी बढ़ती जाती है। पक्षियों में स्तनधारियों में पैतृक रक्षण की जो घटना है वो सर्वाधिक विकसित प्रकार की होती है। अब हम लोग लेते हैं असहयोगी अंतःजातीय संबंध अर्थात नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। जैसा कि आपको टेबल से इसमें
3 भागों में बांटा हुआ दिखाई दे रहा है, 2 भागों में बांटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के संबंधों में एक प्रजाति के सदस्य आपस में सहयोग नहीं करते हैं। ये असहयोगी संबंध भोजन स्पर्धा के रूप में और सीमित शत्रुता के रूप में देखने को मिलते हैं। पहला इसमें भोजन स्पर्धा अर्थात फूड कंपटीशन। शारीरिक वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत आदि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक ही जाति के जंतुओं का समान भोजन होने के कारण भोजन हेतु इनमें कंपटीशन का पाया जाना स्वाभाविक है। भोजन हेतु स्पर्धा शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों में अधिक होती है। इस स्पर्धा के कारण आपसी सहयोग में विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इस असहयोगी कारक है सीमित शत्रुता। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में परस्पर सीमित शत्रुता पाई जाती है। यह शत्रुता प्राकृतिक स्वभावजन्य होती है। इस प्रकार की शत्रुता भोजन करने, निवास स्थान का चयन करने या लैंगिक साथी के अधिकार के लिए संघर्ष के रूप में पाई जाती है, देखने को मिलती है। इसके बाद में हम लोग लेते हैं दूसरे प्रकार के संबंध जो है अंतरजातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश प्राणी स्वतंत्र जीवी होते हैं। फिर भी ये प्राणी अपनी प्रजाति के सदस्यों के अलावा दूसरी प्रजाति के सदस्यों के साथ भी अंतःक्रियाएं करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य पाए जाने वाले संबंध अंतरजातीय संबंध कहलाते हैं, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कहलाते हैं। ये संबंध दोनों ही जातियों के लिए लाभदायक, हानिकारक या उदासीन प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में रख सकते हैं, जैसा कि आपको टेबल से विदित है। पहला है सहजीवन या सिम्बायोसिस, दूसरा है विरोधिता एंटागोनिज्म, और तीसरा है उदासीनता न्यूट्रलिज्म। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सहजीवन या सिम्बायोसिस। इसमें एक या दोनों ही प्रजातियों को लाभ पहुंचता है तथा किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुंचती है। सहजीविता को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म और दूसरा है सहभोजिता या कॉमन्सलिज्म। सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। प्रकृति में अनेक प्रजातियां अन्य प्रजातियों के सहयोग से अपना जीवन निर्वाह करती है। इस प्रकार के संबंध में दोनों ही प्रजातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। निर्भरता के आधार पर सहोपकारिता 2 प्रकार की होती है। पहला बिंदु अविकल्पी सहोपकारिता अर्थात ओब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, और दूसरी है विकल्पी सहोपकारिता या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। पहला बिंदु अविकल्पी सहोपकारिता। इस प्रकार की सहोपकारिता एक प्रकार का स्थायी संबंध होता है जिसमें दोनों सदस्य आपस में सघनता से जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता। इसके उदाहरणों में आप लोग लिख सकते हैं लाइकेन है, राइजोबियम एंड लेग्यूम जो प्लांट्स हैं उनका दे सकते हो, जुक्लुरेला सेवाल है सिलेंटेट्स के साथ में जिनका संबंध पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोन्स और टर्माइट्स के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, और हर्मिट केकड़े और सी एनिमोन के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। दूसरा है इसमें विकल्पी सहोपकारिता। विकल्पी सहोपकारिता में सहयोगी पक्ष कभी कभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यह संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है। दोनों सदस्यों के अलग हो जाने पर उनके जीवन पर कोई प्रभाव या खतरा उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो सहोपकारिता है उसे विकल्पी सहोपकारिता कहते हैं। इसमें आप लोग उदाहरण के रूप में चौपाई पशुओं की त्वचा के ऊपर जो परजीवी कीड़े या चिचड़ियाँ जो पाई जाती है उसका उदाहरण दे सकते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात मगरमच्छ अपना मुंह फाड़ कर लेटा रहता है। इस समय मछली खाने वाली जो चिड़ियाँ हैं वो मगरमच्छ के मुंह में आकर बैठ जाती है और दांतों में जो मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े जो फंसे रहते हैं उनको खा लेती है, दांतों की सफाई करके उड़ जाती है। तीसरा इसमें
पौधों में होने वाले परागण का उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरे प्रकार के संबंध, सहभोजिता, कॉमनजेलिज्म। जब दो भिन्न जातियों के प्राणी एक साथ जीवन यापन करें लेकिन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कार्य किए संबंध न हो, अर्थात कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं हो, तो ऐसे प्राणी सहभोजी कहलाते हैं तथा यह घटना सहभोजिता कहलाती है। सहभोजिता का मतलब एक टेबल पर साथ साथ आके खाना खाना। इस संबंध में एक सदस्य को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे सदस्य को न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। प्रारंभ में सहभोजिता का विचार भोजन संबंधों तक ही सीमित था, जैसा इसके नाम से भी आप लोगों को लग रहा है। जैसा कि इसके नाम से भी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन वर्तमान में जीवन के अलावा, भोजन के अलावा सुरक्षा, समर्थन है, आश्रय आदि सहयोग को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। सहभोजिता दो प्रकार की होती है। पहली है सतत संपर्कयुक्त सहभोजिता। इस प्रकार की सहभोजिता परपोषिता के साथ संपर्क स्थायी प्रकार का होता है। यह सहभोजिता दो प्रकार की होती है। बाह्य सहभोजिता, एक्टोकॉमनजेलिज्म। इसके उदाहरण में आप लोग कुछ अधिपादप जो होते हैं, जैसे ऑर्किड है, उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। अधिपादप एवं आर्द्रता शोषी जो पादप है, हाइग्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ों की शाखाओं तथा टहनियों पर उगते हैं। ये पौधों को केवल संपर्क एवं आवास हेतु उपयोग में लेते हैं लेकिन अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरी जो है अंतःसहभोजिता, एंडोकॉमनजेलिज्म। इसमें उदाहरण कुछ हरित शैवाल जैसे बेसिक्लेडिया, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, कुछ फंजाई है आदि का दे सकते हैं, जो प्राणियों और पौधों के ऊतकों के अंदर रहते हैं और परपोषी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे इसमें मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला इकोलाई। इसके बाद में है असतत संपर्कयुक्त सहभोजिता। इस प्रकार की सहभोजिता में दोनों सदस्य अस्थायी रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, रिलेशन बनाते हैं। इसमें उदाहरण हम लोग जो है, चूसक मछली अपने चूसक की सहायता से शार्क की अधर सतह से चिपक जाती है और शार्क के साथ साथ चूसक मछली का भी भ्रमण हो जाता है। ये उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। कुछ मछलियाँ जेली मछलियों के छाते के नीचे आ जाती है, अपनी सुरक्षा कर लेती है, उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद में इंटरस्पेसिफिक जो रिलेशन है, उसमें दूसरा जो प्रकार आता है वो है विरोधिता, एंटागोनिज्म। विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले विरोधी संबंधों में एक या दोनों ही सदस्यों को हानि होती है। ये संबंध प्राय चार प्रकार के होते हैं। परजीविता अर्थात एंटीबायोसिस, परभक्षण, प्रेडेशन, परजीविता, पैरासिटिज्म और फोर्थ है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। इसमें पहला लेते हैं हम लोग प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। विभिन्न प्राणियों द्वारा उत्पन्न हानिकारक स्राव दूसरे प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कवकों द्वारा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन प्रकार के एंटीबायोटिक्स उत्पन्न की जाती है जो विभिन्न रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करती है। माइक्रोसिस्टिस नीलहरित शैवाल के द्वारा हाइड्रोक्सिल अमीन स्रावित किया जाता है जो जल को जहरीला बनाता है। क्लोरेला वर्गेरिस भी ऐसा पदार्थ उत्पन्न करता है। इसमें सेकंड लेते हैं हम लोग परभक्षण या ब्रेडेशन। परभक्षण जंतुओं के मध्य ऐसे संबंध को कहते हैं जिसमें कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। परभक्षण एवं भोजन स्पर्धा में मुख्य अंतर यह है कि भोजन स्पर्धा में निर्बल जंतु को बलशाली जंतु मारकर उसका भोजन छीन लेता है लेकिन उसे खाता नहीं है, मारता नहीं है। लेकिन परभक्षिता में उल्टा होता है।
परभक्षिता स्पष्ट, सरल एवं प्रभावी असहयोगी प्रक्रिया है। सभी मांसाहारी जंतु परभक्षी होते हैं। सामान्यतः एक परभक्षी जीव एक ही जाति के जंतुओं को खाता है, लेकिन सिंह, बाघ आदि जो है कई परभक्षी जो जीव है अनेक जातियों के जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ परभक्षी प्राणी परभक्षित अर्थात प्रेय प्राणी नहीं मिलने पर शाकाहारी भी बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है परजीविता या पैरासिटिज्म। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक परजीवी वह प्राणी है जो किसी दूसरे प्राणी के अंदर या बाहर निवास करता है, वास करता है तथा अपना पोषण परपोषी के ऊतकों से प्राप्त करता है। परजीविता में केवल परजीवी को ही फायदा होता है, जबकि परपोषी को कोई फायदा नहीं होता है। किसी परपोषी की मृत्यु परजीविता के द्वितीयक प्रभाव के कारण हो सकती है। प्राणी जगत में मुख्य सामान्य परजीवी प्रोटोजोन्स हैं, प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैं, निमेटोड्स हैं तथा कुछ आर्थ्रोपोड्स प्राणी के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। परजीवी के प्रकार, पहला आंशिक परजीवी और दूसरा स्थायी परजीवी। आंशिक परजीवी जो अपने जीवन का कुछ ही समय या कुछ ही भाग परपोषी में संपन्न करता है, बिताता है, आंशिक परजीवी कहलाता है, जैसे ग्लोचिडियम लार्वा। दूसरा स्थायी परजीवी, वे परजीवी जो अपने जीवन चक्र का संपूर्ण भाग परपोषी में संपन्न करते हैं, स्थायी परजीवी कहलाते हैं। आवासीय स्थिति के आधार पर स्थायी परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है बाह्य परजीवी और दूसरा पॉइंट है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वे परजीवी जो अपना पोषण परपोषी की त्वचा या बाहरी आवरण से चिपक कर प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण आप लोग दीजिएगा, जूं है, मच्छर है, खटमल है, कवक है, लैंप्रे है आदि। और दूसरे हैं अंतः परजीवी, वे परजीवी जो अपना पोषण परपोषी के विभिन्न अंगों जैसे आंत है, देह गुहा, यकृत है, रुधिर संस्थान आदि में प्रवेश करके प्राप्त करते हैं, जैसे फीताकृमि है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है, एस्केरिस है आदि प्राणियों के उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। चौथा बिंदु है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। दो जीवों या जातियों के मध्य अंतर संबंध जिसमें एक विशेष संसाधन हेतु प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष आक्रमण तथा अप्रत्यक्ष शत्रुता दोनों ही शामिल है। प्रतिस्पर्धा का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष के रूप में प्रतिपादित किया। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की अंतःजातीय एवं अंतर्जातीय हो सकती है। अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा में एक ही जाति के दो विभिन्न जीवों के मध्य कंपटीशन पाया जाता है, प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। और इस प्रकार की जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो भोजन के लिए हो सकती है, आवास के लिए हो सकती है या संगम साथी के चयन के लिए हो सकती है। दूसरी जो है वो प्रतिस्पर्धा अंतर्जातीय या इंटर स्पेसिफिक। इसमें दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। इसे अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की व्याख्या गाउस सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अब एक बार देखते हैं व्हाट इज गाउस प्रिंसिपल, गाउस का नियम क्या है। गाउस 1934 के अनुसार दो समान पारिस्थितिक निकेत वाली दो जातियां समान वातावरण में नहीं रह सकती। अर्थात दो या दो से अधिक प्रजातियां जिनकी पारिस्थितिक निकेत एक समान हो, ऐसी प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकीय क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं रह सकती तथा इनमें अंत में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति समान कारकों से होगी, तो इनमें अल्टीमेटली कंपटीशन होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें गाउस ने एक जो उदाहरण दिया है, पैरामीशियम की दो जो उपजातियों के
को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया कि गाउस ने पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलिया को अलग अलग पात्रों में लेकिन समान संवर्धन माध्यम में रखा तो पाया कि पैरामीशियम की दोनों प्रजातियों में समान रूप से वृद्धि होती है। लेकिन जब दोनों ही प्रजातियों को एक ही पात्र में रखा तो दोनों प्रजातियों में भोजन की प्रतिस्पर्धा होती है, भोजन के लिए कंपटीशन होता है और इस प्रतिस्पर्धा में पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो विलुप्त हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये दोनों ग्राफ जो है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट और अंतिम बिंदु आता है उदासीनता या न्यूट्रलिज्म। उदासीनता एक ही बहुत सरल प्रकार का इंटर स्पेसिफिक रिलेशन है। कोई भी समुदाय एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। यदि दो समुदायों के मध्य कोई अंतःक्रिया होती है तो यह सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रकार की होती है। किन्हीं दो प्रजातियों की उपस्थिति एक दूसरे की जीव समष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है। उदाहरण के लिए रोबिन चिड़िया तथा गिलहरी, ये दोनों एक ही पेड़ पर रहते हैं लेकिन एक दूसरे को न तो कोई फायदा पहुंचाते हैं और न ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं और दोनों का अस्तित्व बना रहता है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है वो न्यूट्रलिज्म अर्थात उदासीनता के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।